तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं, क्या नाम है उसका? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर होती क्या चीज़ है भाई? कैपेसिटर क्या चीज़ है? तो कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। कैपेसिटर क्या चीज़ है? एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और कैसे एनर्जी स्टोर करेगा? हम इसको चार्ज करते हैं, और जैसे जैसे ये चार्ज होता जाएगा वैसे वैसे ये एनर्जी को स्टोर करता जाएगा। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, कि अगर आप चार्जेस को पास पास लाके एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट अगर चार्जेस को पास पास लाके रखते हो तो उसके लिए आपको एक्सटर्नली वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क उसी सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये उसकी खास बात होती है। तो जब भी आप चार्जेस को किसी भी जगह पे लाके स्टोर करोगे, एक जगह पे लाके इकट्ठा करोगे, तो आप क्या देखोगे कि चार्जेस को एक जगह इकट्ठा करने में आपको वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा, जो सिस्टम के अंदर ही किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करोगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ता है, क्योंकि फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो कि एक स्प्रिंग है, ऐसे उसको कंप्रेस कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और वर्क कहाँ जाएगा? वो उसी स्प्रिंग के अंदर स्टोर होगा। किसकी फॉर्म में? बताओ। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, उसको बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो कैपेसिटर क्या चीज है? तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एनर्जी स्टोर करेगा। कैसे स्टोर करेगा? चार्ज को स्टोर करके। जैसे जैसे चार्ज को आप इसमें स्टोर करते जाओगे, जिस भी सोर्स से हम चार्ज लेके इसमें स्टोर करेंगे उसके लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो इसी कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये इसका काम है। ठीक है। दिखने में कैसा होता है? तो आपने देखा भी होगा, देखो ये आपने छोटे छोटे अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट देखे हो तो उसमें देखो ऐसे कैपेसिटर्स लगे होते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर देखेंगे आपने, इस टाइप के होते हैं। इसके अलावा ये अलग अलग ये ऐसे चपटे भी हो सकते हैं, ऐसे सर्कुलर शेप के भी हो सकते हैं, है ना। अलग अलग शेप के कैपेसिटर्स होते हैं। या फिर आपने फैन के अंदर जरूर देखा होगा, फैन जो फैन होता है ना अपना, इलेक्ट्रिकल मोटर होती है या फैन होता है, उसके अंदर आपने देखा होगा व्हाइट कलर का एक सेल सा लगा होता है ऊपर, देखा है कभी? है ना। तो वो एक्चुअल में क्या होता है? कैपेसिटर ही होता है। नॉर्मली हम उसको कंडेंसर भी बोलते हैं। कैपेसिटर का ही दूसरा नाम क्या होता है? कंडेंसर। कंडेंसर भी कैपेसिटर को ही बोलते हैं। तो कैपेसिटर क्या चीज़ है, समझ में आ गया होगा? एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर करेगा और उससे उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और जब आप चाहो तब उस एनर्जी को आप यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि कई बार हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैपेसिटर की एक खास बात होती है कि ये तुरंत एनर्जी स्टोर करता है और तुरंत ही सर्किट में सप्लाई कर देता है। तो जैसे बैटरी होती है उसका तो ये काम होता है कि वो धीरे धीरे एनर्जी सप्लाई करती रहती है सर्किट में, एकदम से एनर्जी सप्लाई नहीं करती। बैटरी की खास बात क्या होती है कि बैटरी को चार्ज होने में और एनर्जी सप्लाई करके डिस्चार्ज होने में भी टाइम लगता है। चार्ज होने में भी टाइम लगेगा और डिस्चार्ज होने में भी टाइम लगेगा। जैसे मोबाइल है, मोबाइल आप कई घंटे तक यूज करते हो तब जाके उसकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होती है, और चार्ज होने में भी उसको कुछ टाइम लगता है ना। कैपेसिटर के साथ ऐसा नहीं है तो वो बैटरी जैसा ही, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो कैपेसिटर है, जैसे ही आप उसको किसी बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करोगे चार्ज करने के लिए, तो वो इंस्टेंटली चार्ज होगा, कुछ सेकंड के अंदर ही चार्ज हो जाता है, और कुछ सेकंड के अंदर ही वो अपनी सारी एनर्जी सर्किट में सप्लाई भी कर सकता है। तो कभी भी अगर इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी सर्किट में, इंस्टेंट मतलब तुरंत एनर्जी चाहिए सर्किट में, तो हम क्या यूज करेंगे? कैपेसिटर यूज करेंगे। धीरे धीरे एनर्जी चाहिए हमको, तब हम क्या यूज करेंगे? सेल या बैटरी यूज करेंगे। ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा। जो कैपेसिटर उसका वैसे सर्किट सिंबल ये होता है, अगर आप सर्किट में इसको दिखाओगे ना तो इस तरीके से दो बराबर साइज की लाइनें ड्रॉ करके हम बताते हैं। तो इस तरीके से कैपेसिटर को रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। बाकी सर्किट्स में जो प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो इस टाइप के से आपको कैपेसिटर्स लगे हुए दिखाई देंगे। ये सब क्या है? कैपेसिटर्स है ये। ठीक है। तो आया समझ में क्या चीज़ है कैपेसिटर? ठीक। चलो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो कैपेसिटर है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। क्या पढ़ना है कि कैपेसिटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। कोई भी मशीन अपन बनाते हैं, कोई भी डिवाइस अपन बनाते हैं तो कुछ सोच के बनाएंगे, तो उसके पीछे क्या लॉजिक का मतलब क्या सोच के हमने उस डिवाइस को डिजाइन किया है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ दैट मशीन, है ना। तो ये एक डिवाइस है कैपेसिटर, तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा? तो प्रिंसिपल समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो कि हमारे पास कोई मेटल की प्लेट है,
ये क्या है, एक मेटल की प्लेट है, और मान लो इसको हम चार्ज कर रहे हैं, तो क्या ये अनलिमिटेड चार्ज स्टोर कर सकता है? नहीं। जैसे किसी भी चीज़ की एक कैपेसिटी होती है ना, जैसे मान लो भाई, जैसे आपकी भी खाना खाने की एक कैपेसिटी होगी, 10-20 रोटी खाने के बाद में और ज़्यादा नहीं खा सकते, है ना? ये क्या है, ये आपकी कैपेसिटी है। तो उसी तरीके से इस प्लेट की भी क्या होगी, चार्ज को स्टोर करने की एक कैपेसिटी होगी। आप इस पे चार्ज स्टोर करते जाओगे, मान लो पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर रहे हो, तो ये चार्ज होती जाएगी होती जाएगी, उसके बाद में एक लिमिट आएगी, है ना? उसके बाद में और ज़्यादा चार्ज अगर इसको दोगे तो इसके ऊपर नहीं ठहरेगा, वो इसमें से ओवरफ्लो हो जाएगा। भाई एक लिमिट तक हम खाना खा सकते हैं, पेट भरने के बाद में चाहे कितनी भी मिठाई रखी हो सामने, है ना, हम नहीं खा सकते, पेट भर गया तो, है ना? तो उसी तरीके से ये जो प्लेट है, इसकी भी एक लिमिट होगी चार्ज को स्टोर करने की, है ना? और जितना भी इसकी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग मान लो इसको फुल चार्ज कर दिया आपने, पूरा का पूरा इसने चार्ज स्टोर कर लिया, मान लो इसने चार्ज स्टोर किया है Q, ठीक है? इसके बाद में और ज़्यादा चार्ज जैसे ही आप इसको देते हो, तो वो आसपास की एयर को आयोनाइज करने में यूज हो जाता है, मतलब इसके ऊपर ठहर नहीं पाता, मतलब लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं लीकेज ऑफ चार्ज। मतलब एक लिमिट तक चार्ज को स्टोर किया इसने, और उसके बाद में उससे ज़्यादा जब चार्ज को इसको देने की कोशिश करी हमने, तो इसने चार्ज को एक्सेप्ट नहीं किया, चार्ज आसपास की एयर के अंदर लीक हो गया वो, है ना? तो हम क्या करें, अब इसको और ज़्यादा चार्ज करना है हमको। हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम इसको और ज़्यादा चार्ज करना चाह रहे हैं, ताकि ये मतलब एक एक सिंगल प्लेट पे हम खूब सारा चार्ज स्टोर कर सकें और खूब सारी एनर्जी को स्टोर किया जा सके। तो हम इसको और ज़्यादा चार्ज करना चाह रहे हैं, तो इसको और ज़्यादा चार्ज होने से रोक कौन रहा है? अगर आपको पूछा जाए कि इस प्लेट को हम चार्ज कर रहे हैं और एक लिमिट तक इसने चार्ज को स्टोर किया, उसके बाद में ये और ज़्यादा चार्ज को स्टोर नहीं कर पा रहा, तो क्यों नहीं कर पा रहा, क्या दिक्कत आ रही है इसको? तो इसको एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो कि ये ग्लास है, और ये जो ग्लास है इसके अंदर आप पानी डाल रहे हो, है ना? तो इस तरीके से हम पानी डाल रहे हैं इसके अंदर, तो क्या आप इसमें कितना भी पानी डाल सकते हो क्या? नहीं, इसमें पानी भरता जाएगा। अच्छा, जैसे जैसे पानी भरेगा क्या चीज़ बढ़ती जाएगी? बोलो, ये क्या चीज़ है? इसको हम क्या बोलते हैं? लेवल। इसका लेवल बढ़ता जाएगा, है ना? जैसे जैसे पानी आप इसके अंदर डाल रहे हो, क्या चीज़ बढ़ती जा रही है? कंटिन्यूअसली इसका लेवल बढ़ता जा रहा है ना? ऐसे लेवल बढ़ता जाएगा, और जैसे ये फुल फिल हो जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा भरा जाएगा, उसके बाद में और पानी डालोगे तो क्या होगा, इसमें से वो ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे कैपेसिटर पे अपन चार्ज देते जा रहे थे, एक लिमिट तक इसने चार्ज को स्टोर किया। उसके बाद में जब ये पूरा चार्ज हो गया, मतलब जितना इसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ये जितना चार्ज स्टोर कर सकता है उतना चार्ज इसने स्टोर कर लिया। उसके बाद में क्या हुआ, और ज्यादा चार्ज देने से वो ओवरफ्लो हो गया इसके ऊपर से, ये तो हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लो कि जैसे जैसे पानी भरते जा रहे हो वैसे वैसे क्या चीज बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूअसली लेवल बढ़ता जा रहा है ना? तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जैसे जैसे आप चार्ज करते जा रहे हो इस प्लेट को, जितना ज़्यादा चार्ज आप इसको देते जाओगे इसका चार्जिंग का लेवल बढ़ता जाएगा। और जो चार्जिंग का लेवल है उसका हमने एक नाम रखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? पोटेंशियल। तो हम नॉर्मली ये वर्ड यूज करते हैं कि जैसे जैसे ये प्लेट चार्ज होती जा रही है इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। जैसे वहां पे हमने बोला ना कि लेवल बढ़ता जा रहा है, पानी भर रहे हैं, तो उसी तरीके से यहाँ क्या चीज बढ़ती जा रही है? बोलो, यहाँ पे क्या चीज बढ़ता जाएगा? यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज करोगे ना इस कंडक्टर को, ये जो प्लेट है ये मेटल प्लेट है, ये कोई कंडक्टर है, और इसको जितना ज्यादा चार्ज करोगे इसका चार्जिंग का लेवल बढ़ता जाएगा। तो उस चार्जिंग के लेवल को टेक्निकली हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे ये पूरा भर गया, इसका लेवल मैक्सिमम हो गया, उसके बाद में इसने पानी को और एक्सेप्ट नहीं किया, और ज्यादा पानी इसमें नहीं डाला जा सकता। इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस लेवल तक पानी भरा जा सकता है। उसी तरीके से इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अभी फिलहाल जो इसकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग इसमें मान लो किसी वी पोटेंशियल तक आप इसको चार्ज कर सकते हो। इससे ज्यादा पोटेंशियल तक आप इसको चार्ज नहीं कर सकते। समझ में आया ये? मतलब यहाँ पे इसको चार्ज होने से कौन रोक रहा है? इसका मैक्सिमम पोटेंशियल। इसका जैसे ही पोटेंशियल बढ़ के मैक्सिमम हो गया, जैसे यहाँ पे ये पूरा लेवल तक भरा गया, उसके बाद में और पानी कितना ही डालो इसके अंदर तो भरेगा नहीं, वो ओवरफ्लो ही होगा। उसी तरीके से यहाँ पे जब ये मैक्सिमम चार्ज हो गया, इसका पोटेंशियल बढ़ के मैक्सिमम हो गया, उसके बाद में ये और ज्यादा चार्ज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो अगर मुझे इस पे और ज्यादा चार्ज स्टोर करना है तो मुझे एक काम करना पड़ेगा।
किसी तरीके से इस पोटेंशियल को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं किसी तरीके से चार्ज को कम करके पोटेंशियल को डिक्रीज नहीं करना है, एक तो तरीका ये है कि चार्ज को कम कर दो तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, नहीं ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम तो इस पर और ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाह रहे हैं, तो चार्ज को कम करके इसका पोटेंशियल कम नहीं करना है, हमको कोई ऐसा तरीका लगाना है जिससे इसका जो पोटेंशियल है वो कम भी हो जाए और इस पर ज़्यादा चार्ज स्टोर भी किया जा सके। तो उसका एक तरीका है, आप एक काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप इसी प्लेट के पास में एक और मेटल की प्लेट रख दो। अब ये दूसरी प्लेट मैंने इसके पास में रखी, ठीक है, ये दूसरी प्लेट मैंने पास में रख दी। जैसे इस मेटल प्लेट को पास में रखा गया, मैंने क्या देखा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस मेटल प्लेट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। किसको अट्रैक्ट कर रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आके इकट्ठा हो जाएंगे। इधर कौन आके इकट्ठा हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन इधर वाली सरफेस पे आएंगे तो ये किसी न किसी एटम से निकल के आए हैं, तो उस एटम पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। वो पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो गया, रिपेल। रिपेल होगा तो किधर रहेगा? वो दूर वाली सरफेस पे, इधर वाली सरफेस पे रहेगा। पहली प्लेट से दूर कौन सी सरफेस होगी? पीछे वाली। तो इधर कौन सा चार्ज आएगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आया ये? तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इस प्लेट को, सेकंड प्लेट को ग्राउंडेड कर दूं, क्या कर दूं इसको? ग्राउंडेड। ग्राउंडेड करने का मतलब अर्थिंग करना, अर्थ से कनेक्ट कर दो एक वायर से इसको। ये ग्राउंडेड करने का सिंबल होता है। किसका सिंबल है ये? ग्राउंडेड करने का सिंबल है। ये सिंबल जहां भी दिख जाए समझ जाना कि इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया है। तो ग्राउंडेड कर दिया इसको। तो ग्राउंडेड करने से क्या होगा कि जिस चार्ज को यहाँ पे पहली प्लेट रिपेल कर रही है वो ग्राउंड में चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में नहीं जाएगा। रीजन? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में नहीं जाएगा। कौन सा चार्ज जाएगा ग्राउंड में? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया? ग्राउंड के अंदर। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को अपन हटा देते हैं। तो फाइनली आप क्या देखोगे कि इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो सारा का सारा कहाँ चला गया? ग्राउंड के अंदर चला गया, है ना। इधर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कितना होगा? तो अगर यहाँ पे क्यू चार्ज है तो मेटल्स की एक खास बात होती है कि जितना चार्ज हम किसी भी मेटल प्लेट के पास में लेके जाएंगे या मेटल बॉडी के पास में लेके जाएंगे उतना ही अपोजिट चार्ज उसके ऊपर इंड्यूस हो जाएगा इधर वाली सरफेस पे। तो अगर ये क्यू है तो ये क्या होगा? माइनस क्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा। आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि कोई भी चार्ज हो, जैसे ये कोई चार्ज है और अगर हमें इससे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर। याद है क्या फॉर्मूला? के क्यू बाई आर। के क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्यू मतलब चार्ज और आर मतलब डिस्टेंस। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव रहेगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो यहाँ पे पोटेंशियल भी कैसा होता? नेगेटिव। पहली प्लेट पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरी प्लेट पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। अब इसके चारों तरफ एक नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा और उसी रीजन में ये सेकंड प्लेट रखी गई है, ठीक है। ये जो प्लेट है ये चारों तरफ क्या कर रही है? एक नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर रही है और उसी रीजन में हमने दूसरी प्लेट को रखा हुआ है। इसका खुद का पोटेंशियल कितना है? V। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो सेकंड प्लेट पे है इसको कुछ नेगेटिव पोटेंशियल भी मिलेगा। मान लो वो है V डैश, लेकिन वो नेगेटिव होगा। तो जब आप इसमें ऐड करोगे तो नेगेटिव सिंबल के साथ में ऐड करोगे तो अब इसका पोटेंशियल कितना हो गया? V माइनस V डैश। समझ में आया? ये नेगेटिव सिंबल क्यों आया? क्योंकि इसका पोटेंशियल नेगेटिव है। तो ऐड किया मैंने इस पोटेंशियल को इसमें, लेकिन वो क्योंकि नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव सिंबल के साथ में ऐड होगा। अब एक चीज बताओ कि पहले से इस प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हो गया, कम हो गया ना पहले से। भाई पहले इसका पोटेंशियल कितना? V। अब कितना हो गया? V माइनस V डैश। पहले से बढ़ा या घटा? घट गया। पहले से डिक्रीज हो गया और यही अपना मकसद था। याद करो हमने ये अभी डिस्कस किया था कि अगर हम किसी तरीके से इस पहली प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज कर देंगे, किसी भी तरीके से अगर इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर देंगे तो इसकी कैपेसिटी आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्योंकि इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, क्या हमको इसके लिए इसका चार्ज कम करना पड़ा? बोलो। नहीं। देखो बिना चार्ज कम किए ही हमने इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया। तो अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो अब ये और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है।
मान लो कि पहले इसका पोटेंशियल था 100 वोल्ट, अब इसका पोटेंशियल डिक्रीज होके हो गया मान लो 50 वोल्ट, तो वापस से 100 वोल्ट तक इसको और चार्ज करने के लिए हम और ज़्यादा चार्ज तो दे ही सकते हैं अब इसको, क्योंकि इसकी जैसे 100 वोल्ट तक चार्ज होने की कैपेसिटी है, तो ये पोटेंशियल डिक्रीज होने से वापस 100 वोल्ट तक आने के लिए और ज़्यादा चार्ज ले सकता है। और जैसे ये और ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, इसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मतलब ये एक तरह से और ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर पाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कैपेसिटर का। अभी मैंने जो आपको बताया ना, ये क्या है, बेसिक प्रिंसिपल। क्या चीज़ इसमें हमने डिस्कस करी, हमने देखा कि अगर हम एक सिंगल कंडक्टर यूज करते हैं तो उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा वो चार्ज स्टोर नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम उस कंडक्टर के पास में एक और कंडक्टर रख दें और उसको ग्राउंडेड कर दें, दूसरे वाले कंडक्टर को पास में रखना है और उसको क्या करना है, ग्राउंडेड कर देना है। तो ग्राउंडेड करने से क्या होगा, सेकेंड कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर पहले पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और उससे पहले कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि कैपेसिटर में सेकेंड कंडक्टर का यूज क्या है, बताओ, तो इसका एक ही यूज है, पहले कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, है ना। इसको हमने क्यों लगाया यहाँ पे सेकेंड कंडक्टर को, ताकि पहले कंडक्टर का पोटेंशियल कम किया जा सके, और जैसे उसका पोटेंशियल कम होगा तो वो और ज्यादा चार्ज को स्टोर कर लेगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आया समझ में, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि जो दो कंडक्टर्स है उसमें से पहला कंडक्टर चार्ज को स्टोर करेगा और दूसरा उसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ताकि उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको याद रखनी है कि जब आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हो, कोई भी कंडक्टर हो, जब भी आप उसको चार्ज करोगे तो आप क्या देखोगे कि जितना ज़्यादा चार्ज उसके ऊपर स्टोर होता जाएगा उतना ही ज़्यादा उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज कोई भी कंडक्टर स्टोर करेगा उसका पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। कोई भी कंडक्टर हो ना, जितना ज़्यादा आप उसको चार्ज करोगे उसका पोटेंशियल उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे एक कंडक्टर है अपने पास में, आप उस पर थोड़ा सा चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल कम रहेगा, और ज़्यादा चार्ज दोगे और ज़्यादा चार्ज दोगे तो क्या चीज़ बढ़ती जाएगी, उसका चार्जिंग का लेवल बढ़ता जाएगा। उसी लेवल को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे कंडक्टर चार्ज हो रहा है इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यही बोलेंगे अपन। मतलब Q और V ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोल सकते हैं ना ऐसा, Q और V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, या कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। कैपेसिटर उस डिवाइस को बोला जाता है जो चार्ज को स्टोर करता है। एक सिंगल कंडक्टर भी कैपेसिटर बोला जा सकता है क्योंकि वो भी चार्ज को स्टोर करता है, बस उसकी कैपेसिटी कम होती है, इसलिए हम दो कंडक्टर यूज करते हैं। तो C क्या चीज़ है यहाँ पे, कैपेसिटेंस। और ये कैपेसिटेंस क्या चीज़ है, तो ये प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की या किसी भी कैपेसिटर की, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चार्ज को स्टोर कर पाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। चार्ज को कितना स्टोर कर पाएगा कोई भी कंडक्टर या कोई भी कैपेसिटर, ये उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। C की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी ना, उतना ही ज़्यादा कैपेसिटी रहेगी किसी भी कैपेसिटर की या किसी भी कंडक्टर की, ठीक है। क्लियर एकदम बात, ठीक है। अच्छा, ये जो कैपेसिटेंस है इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट याद रखनी है, फेरड, ठीक है। कैपिटल F के सिंबल से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। 1 फेरड कितना होगा, अगर आपको पूछा जाए कि 1 फेरड कितना है, कैपेसिटेंस की यूनिट हमने क्या बोली, फेरड, तो 1 फेरड कितना होगा, तो देखो C इक्वल टू यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, Q अपॉन V लिख सकते हो। अब आप खुद बताओ कि C की वैल्यू 1 कब आएगी, जब ये दोनों 1 1 होंगे, ठीक है भाई। एक सिंपल तरीके से अपन समझेंगे तो दोनों को 1 1 कर दो तो ये दोनों 1 बाई 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब ये 1 फेरड आएगा कैपेसिटेंस, कब, जब Q कितना हो, 1 कूलाम, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और V मतलब वोल्टेज यानी पोटेंशियल, V मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का ही दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज। तो ये कितना हो, 1 वोल्ट के बराबर हो। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, वोल्ट में इसको मेजर करते हैं। तो इससे एक डेफिनेशन बना सकते हो कि अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज देने से, किसी भी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज देने से अगर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाता है, किसी भी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज देने से अगर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाता है,
चार्ज दोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो 1 कूलाम चार्ज दिया तो कितना पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, 1 वोल्ट के बराबर, है ना। तो उस कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होगी, 1 फेरेड के बराबर मानी जाएगी। अगर किसी भी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब उस कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है, 1 फेरेड के बराबर है। ये इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हो, है ना। सारी की सारी डेफिनेशन रटनी नहीं होती है, कुछ डेफिनेशन फॉर्मूले से बनेंगी। तो ये 1 फेरेड की डेफिनेशन हो गई, बिल्कुल आसान है। देखो तो कैपेसिटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आपको समझ में आया क्या, देख लो। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो। कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या ये भी कर सकते हैं, तो आप पूछ सकते हो।